हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू सृजी क्लासेस। हम लोगों ने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया था चैप्टर। सॉलिड स्टेट कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन थे, हो सकता है एक आध रह गया हो, लेकिन सारे इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट की। और जैसा कि कहा गया था कि सीरीज़ जो न्यूमेरिकल की है वो प्लेलिस्ट एक अलग से भी बनाई जाएगी और चैप्टर के साथ भी इसको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज। आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आप के लिए बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर उसका रिवीजन चाहते हैं, क्विक रिवीजन, तो आप हमारी क्लासेस जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें पढ़ाई गई क्योंकि एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के से ज़्यादा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाया गया है तो वो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सॉलिड स्टेट फॉर क्लास 12th। और हो सकता है एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा दिए गए हों, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए भी ये एनसीईआरटी क्लासेस हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज का है वो है डिफाइन एमॉर्फस एंड गिव एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और उस एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हमको देने हैं। ठीक है, तो डिफाइन करना है तो डिफाइन हम कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि एमॉर्फस की सारी प्रॉपर्टीज मैंने कराई हैं। 1 सेकेंड देते हैं, 10 सेकेंड देते हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग में माइंड मेकअप कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर हम आपको आंसर पूरा डिटेल में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। ग्लास को क्वार्ट्ज से कौन सी चीज़ें या क्या डिफरेंस होता है ग्लास और क्वार्ट्ज में, और किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट किया गया है। और उसके मतलब ये गैप इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल में इसलिए हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल केवल हम लोग संडे संडे कर रहे हैं। जैसे ही सारी थ्योरी की क्लासेस हो जाएंगी फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। पूरा मतलब सारी क्लासेस ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल की होंगी। जो जनरल साइंस की क्लासेस हैं उनमें भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो आपने जो जिनकी प्रिपरेशन हो गई वो रिवीजन के पर्पज से देख लें, और जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो वो आप बेशक आप बिना किसी उसके डर के देख सकते हैं। जो क्लास होगी 95 to 99% चीज़ें करेक्ट ही बताई जाएंगी, और हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिफाइन एमॉर्फस एंड गिव एग्जाम्पल। एमॉर्फस क्या होता है? एमॉर्फस एक तरह का सॉलिड फॉर्म होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, वो इरेगुलर शेप का होता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? एक लॉन्ग रेंज होती है। मतलब एक एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक रेंज में होगा, कि मतलब 10 डिग्री अगर कोई एमॉर्फस सॉलिड लिया हमने, उसको मेल्ट करके देखा, तो हम लोगों ने देखा कि वो हो सकता है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में मेल्ट करे। कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर रहा है ऐसे उसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा? इरेगुलर शेप होगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एक रेंज में होगा। ठीक है, और इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा? इरेगुलर शेप में या इरेगुलर सरफेस मिलेगी, शार्प सरफेस नहीं मिलेगी। अगर हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड है कुछ ऐसा और हम इसको ब्रेक करना चाहें, तो वो अगर हम चाहें कि ऐसे मैंने ब्रेक किया तो कि ऐसी शेप मिल जाए या ऐसा कुछ कटा हुआ मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। हम लोगों को ऐसी 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 या फिर जो भी उसका शेप होगा अंदर साइड वैसा कट के मिलेगा। ठीक है,
दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। उनका हीट ऑफ फ्यूजन या कह सकते हैं जो मतलब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि वो फ्यूज होके सॉलिड बना रहे होते हैं, तो वो भी डेफिनेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, इनमें सुपर कूल्ड सॉलिड भी होते हैं। तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। आइसोट्रॉपिक मतलब एक ही जैसे नेचर के मिलेंगे। और स्यूडो सॉलिड्स इनमें जो मिलेंगे वो हैं जैसे ग्लास है, सुपर कूल लिक्विड जिसे कहा जाता है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होते, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में मिलेगा। कि अगर हम कह दें कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 45 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो यह 45 डिग्री में सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। धीरे 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 हो सकता है 55 तक पहुंचने पहुंचते मेल्ट हो जाए या उससे पहले मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है एमोर्फस की थोड़ी सी बातें जो हम लोगों ने क्लास में करी थी। अब हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एमोर्फस, एमोर्फस क्या है? एक सॉलिड है। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड्स हैज irregular shape, short range order, मतलब इनका रेंज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ जो है, जो भी जैसे बने हुए हैं, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो कैसा है कि हो सकता है कोई ऐसे ऐसे मिलके बन गया हो, और हो सकता है कोई ऐसे ऐसे मिलके बन रहा हो सकता है कोई ऐसे मिलके बन गया हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं वो एक ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इसलिए इरेगुलर शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, इज ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर ये सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो क्या कहेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन कैसी है? डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसके पास कोई डेफिनेट हीट ऑफ, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, कोई डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है इसकी। और नेक्स्ट क्या बताया था? आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और लास्ट एक था कि कट करेंगे तो एक शार्प एज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इफ वी कट द सॉलिड बाय शार्प टूल। ठीक है, इट इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, इट इनटू पीसेस। ठीक है, नहीं, अभी इफ वी कट द सॉलिड बाय शार्प टूल, इट amorphous solid by sharp tool, its pieces are, इस इधर लिख लेते हैं,
इसकी जो पीसेस हैं, पीसेस, ठीक है, जो इसकी पीसेस हैं वो इरेगुलर शेप में होंगी। पीसेस आर इन इरेगुलर शेप, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा हो गया, तो एक बार जूम करके देख लीजिएगा इसको। और एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं मॉर्फोसॉलिड के एग्जाम्पल्स। क्या है, जैसे ग्लास है और भी कुछ क्वालिटीज हो सकती हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी है, जैसे ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारी क्या है, इनके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, ग्लास, रबर, किसी भी तरह की रबर हो सकती है, सब में ये फॉलो होगा, रबर। और प्लास्टिक मटेरियल जो भी हम लोग लेते हैं, या प्लास्टिक जो है वो इस तरह होगी, ठीक है। तो होप सो ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझने के बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि ग्लास और क्वार्ट्ज में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, या क्या चीज़ें ग्लास को क्वार्ट्ज से डिफरेंट बनाती हैं, और कंडीशन क्या है क्वार्ट्ज को कन्वर्ट करने में, क्वार्ट्ज को कन्वर्ट करने के लिए ग्लास में, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोच लीजिए और ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा। तो ग्लास जो है, हमने देख लिया यहाँ एग्जांपल, ग्लास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास अमॉर्फस सॉलिड है, वाइल जो क्वार्ट्ज है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। जो ग्लास है वो एमॉर्फस सॉलिड है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो शॉर्ट रेंज है। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है। और क्या कंडीशन है जिसमें क्वार्ट्ज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लास में, क्वार्ट्ज को हम हीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्लास हमें मिल जाएगा। तो इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, ठीक है, सेंटेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। ग्लास इज a amorphous amorphous solid while quartz is an uh, is a crystalline solid। जो क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ग्लास क्या है, शॉर्ट रेंज है, और क्वार्ट्ज जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर है उसका, कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन,
आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कितने नंबर का है। व्हाट कंडीशन कोड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास ऑन हीटिंग द quartz we get glass, ठीक है। क्वार्ट्ज को हीट करने से हमको ग्लास मिल जाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करना है, सॉलिड्स हैं ये, जो इनमें से कौन से आयनिक है, मेटेलिक है, मॉलिक्यूलर नेटवर्क लाइक है, मॉलिक्यूलर है, नेटवर्क लाइक है, या कोवलेंट है, या अमॉर्फस है, ठीक है। तो पहला हमारा है, जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है। टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, ठीक है, ये टी है। ये है अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप इनको देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से क्वालिटी रखते हैं, या किस किस टाइप के सॉलिड्स हैं। तो होप सो समझ गए होंगे क्या 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 पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा कंपाउंड है, जैसे प्लास्टिक, ये है एमोर्फस, ठीक है। और कौन सा डायरेक्टली समझ में आ रहा है, ब्रास। ब्रास क्या होगा, मेटेलिक, ठीक है। और देखिए और क्या है, अब हम बात करेंगे अमोनियम फॉस्फेट की। अमोनियम फॉस्फेट और LiBr, ये और ये LiBr, ये क्या है, ये दोनों हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो इसको हम IS लिख ले रहे हैं, और इसको आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक सॉलिड हैं ये, ठीक है। तो होप सो समझ में आया होगा, क्योंकि क्लास अगर पढ़ेंगे तो ये तो डायरेक्टली बोलेंगे, और हम इसमें अलग से क्या एक्सप्लेन करें, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड में ब्रास है, और मेटेलिक सॉलिड में RB है, ये भी मेटेलिक है, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली दिख रही हैं चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें क्या है, जो फर्स्ट है टेट्रा फॉस्फोरस डेका ऑक्साइड, वो क्या है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये आयनिक सॉलिड है, ध्यान रखना सेकंड वाला। और मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है,
आयोडीन हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। और देखते हैं हम लोग, जो P4 है वो भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बचे हैं SiC, ग्रेफाइड और सिलिकॉन। ये क्या है, नेटवर्क लाइक, ठीक है, नेटवर्क लाइक या कोवेलेंट सॉलिड। देखिए कार्बन के हैं और ये कार्बन से ही रिलेटेड है, कार्बन फैमिली का ही है, तो ये क्या है, नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। ये भी क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप्स नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको आता है, तो अगर समझ में आ रहा है तो आधा तो सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स। एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, स्ट्रक्चर हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग का है, या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आप, आंसर सोच लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो होप सो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है या क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नियरेस्ट नेबर जो होंगे या फर्स्ट, जो जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये है हमारा कोई एटम, इससे फर्स्ट कांटेक्ट में कौन होंगे, फर्स्ट कांटेक्ट में कौन, अगर 4 लोग इसके कांटेक्ट में हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। या इसको घेरने वाले, ठीक है, जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होते हैं विच इज अ गिवन इन एटम, जो कांटेक्ट में होते हैं, जो किसी गिवन एटम के कांटेक्ट में होते हैं, और जो क्या होंगे, आयनिक क्रिस्टल होंगे, ठीक है। और जिनका चार्ज क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, सराउंडिंग एटम है हमारे किसी भी
स्ट्रक्चर के, या जो भी है, जो हमारा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं उसमें सराउंडिंग एटम अगर ऐसा है कुछ और इसके सराउंडिंग में ऐसे 6 एटम है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। अगर ऐसा है कुछ, ठीक है, तो इसके सर अगर हम कोई पर्टिकुलर एटम ले लें, ये ले लें, तो इसके सराउंडिंग में डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने एटम हैं? तो 1 2 3 4, ठीक है, ये है। इसको तो मैंने बता ही दिया। इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर है। अगर हम 3D की बात करें तो इनके ऊपर रखे होंगे एटम, ये लेयर है एक, इसके ऊपर एक और लेयर रखी होगी, तो उनके बीच में अरेंजमेंट में हमको देखना पड़ेगा वो कैसे एटम्स हैं और उनमें कितने डायरेक्ट कांटेक्ट में है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है। तो इसको रब करते हैं हम लोग और नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रॉपर वाली। तो क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इज डिफाइंड एज the number of nearest neighbors, नियरेस्ट नेबर किसके होंगे? ऑफ अ गिवन एटम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ क्यूबिक क्लोज पैकिंग कही गई तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में के रिस्पेक्ट में देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड बोला गया तो बॉडी सेंटर्ड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, ठीक है। हाँ, नियरेस्ट नेबर ऑफ अ गिवन एटम इज इन टू विच, क्या फिर कुछ गलत कर दिया क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ गिवन एटम, nearest neighbor of a given atom which are in contact with that atom, ठीक है, उस एटम के कांटेक्ट में जितने भी नियरेस्ट नेबर हमारे कांटेक्ट में होंगे उस एटम के, वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें तो क्या आयनिक क्रिस्टल क्या होगा? आयनिक क्रिस्टल में जैसे यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का उसके बगल में मिलेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ प्लस का है और इसके अपोजिट पे ऊपर माइनस मिले, इसके डाउन में माइनस मिले, इसके लेफ्ट में, इसके राइट में, तो ऐसे भी हमको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। या फिर इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स directly in contact of given atom, ठीक है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। जो टोटल नंबर हैं, आयन एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे, जो गिवन एटम या मॉलिक्यूल के बारे में हमसे पूछा गया, गिवन एटम या आयन या मॉलिक्यूल
से हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल हैं वो भी, उसको भी कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सिमिलर ही हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये पूरा हम लोग देखते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होगी। ठीक है, देखिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्लास में बताई भी गई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, पहली क्या थी, यहाँ पे ऐसे दिखाया गया था, ये ए टाइप के हैं, ये 3D स्ट्रक्चर था पूरा, और यहाँ पे ये ए टाइप का बना हुआ है, कि मतलब एक ऐसे ए टाइप के, फिर इसके साथ इनके इंटरस्टिशियल पॉइंट, ये जो दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह बची है, होप सो दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, वहां पे रख दिया है। अब जो बी है, बी कैसा रखा गया है, बी भी ऐसे रखा गया है, 1 2 3, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे बी वाले का, बी का कलर चेंज कर, तो बी में है ऐसे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 लेयर रखी गई है, और एक दो इनके इधर इंटरस्टिशियल पॉइंट पे, और ये यहाँ पे ऐसे रखा गया है, ये कांटेक्ट में है। ठीक है, ये ऐसे कांटेक्ट में है, तो ये ए टाइप का हो गया अरेंजमेंट, ये बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ये इनके एग्जैक्ट ऊपर रखे गए। ठीक है, और जो सी टाइप का है उसमें क्या हो, जैसे इसमें ये एक बाहर की तरफ है, दो अंदर की तरफ है, तो यहाँ सी टाइप में क्या होगा, दो बाहर की तरफ होंगे, ये जो दो बाहर की तरफ होंगे और एक पीछे साइड रखा होगा, तो ये हमारा सी टाइप हो गया। तो अब हम क्यूबिक, वैसे तो स्ट्रक्चर आपको मैं एक सर्च करके इसी इसी जगह यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग गिन लेते हैं कितने होते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखे गए तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ज़्यादा हो गया क्या, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे वो 12 होंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे, 3 नीचे 3 ऊपर, बीच में 6। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, 12 हो जाएगा। अब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या बताया था, बॉडी सेंटर्ड में क्या ऐसा बताया था कि जब ये हमारा क्यूब है, क्यूब में अगर हम देखते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड में हमारा, या बॉडी के सेंटर में जो हमारा एटम है, ठीक है, अब ये एटम बहुत दूर दूर तो होंगे नहीं, तो इसके साथ में एक यहाँ होगा, इसके जो एग्जैक्टली ऊपर क्यूब रखा होगा उसके उस ये डायरेक्टली इसके सीध में होगा, या इसके बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, एक इधर होगा, ठीक है, इसके बगल वाले क्यूब में एक इधर होगा, इसके इधर साइड वाले क्यूब में एक डाउन होगा, नहीं 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 क्यूब, ओके, एक मिनट, ये तो मैं एफसीसी का बताने लगा, सॉरी बीसीसी का बताना है। बीसीसी का बताते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है, हमारा क्यूब है और बॉडी सेंटर्ड है ना, बॉडी सेंटर्ड में मैंने क्या बताया था कि बॉडी में होंगे और कॉर्नर्स में होंगे। ठीक है, बॉडी में होंगे और कॉर्नर्स में होंगे, ये सारे हमारे क्या हैं, कॉर्नर हैं। तो बॉडी वाला जो है ना, बॉडी
में जो है, बॉडी के सेंटर पे जो एक स्फीयर रखा हुआ है, एक एटम रखा हुआ है, एक आयन रखा हुआ है, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होंगे, ये होंगे जो कॉर्नर में है। ये तो कॉर्नर है ही नहीं, ये है। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत पास पास होते हैं, आप क्लास में जाके चेक कर सकते हैं फिर से। तो ये सारे इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। ये कहाँ आएगा, ये इन दोनों के कर्व के बीच में। ये कहाँ जाएगा, इन तीनों के कर्व के बीच में, ठीक है। जब हम इसको रखेंगे, ये कहाँ जाएगा, इन दोनों के कर्व के बीच में, और ये दोनों दोनों के कर्व के बीच में। तो ऐसे मिलके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में बन जाएंगे वो 12 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटर में है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ये है, ये है, ये है, सारे कॉर्नर्स बिल्कुल पास पास होंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, एक बहुत पास पास होंगे। तो ये क्या कर रहे होंगे, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बन रहा होगा, ठीक है। होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल। किसी अननोन मेटल का एटॉमिक मास हमको फाइंड आउट करना है। इफ़ यू नो इट्स डेंसिटी, हमें उसकी डेंसिटी पता है, और डायमेंशन उसके यूनिट सेल का पता है, तो इसको बस एक्सप्लेन करना है। तो एक मिनट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। आपने अगर क्लास पढ़ी होगी तो आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको गिवन है डेंसिटी, गिवन है डेंसिटी, गिवन चीजें क्या है, गिवन डेंसिटी, और नेक्स्ट डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब कि जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ पता है, ए पता है हमको, ठीक है। डायमेंशन एच, क्यूबिक यूनिट सेल की जो डायमेंशन होती है उसको क्या लिख सकते हैं, ए। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्यूबिक फॉर्म में हम लोगों ने जनरली कंसिडर किए हैं, ठीक है। अब जब इनको हम लोगों ने क्यूबिक फॉर्म में कंसिडर किया है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो एक फॉर्मूला लास्ट इसके जो क्लास हुई थी उसमें हमने बताया था, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, डेंसिटी गिवन होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एटॉमिक मास अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ये हम लोग कर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और साथ में यहाँ पे एन ए लिखते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ठीक है। एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो यहाँ पे जो एम है, कैपिटल एम या स्मॉल एम कुछ भी ले सकते हैं एटॉमिक मास, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, साइड में लिख देते हैं,
सारी चीज़ें, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, तो हम लिख देते हैं स्मॉल डी लिख देते हैं, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन कि हमको एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो डी क्या है, डेंसिटी, ठीक है। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब ये जो यूनिट सेल बनाई है, इस एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं या रह सकते हैं, ठीक है। एम है, स्मॉल एम है एटॉमिक मास, उसको हम जो भी हमें गिवन है उसको ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर देंगे। और साथ में क्या है, एन ए, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हमको डेंसिटी डायमेंशन गिवन है, बस हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि यूनिट सेल कौन सी है, और फिर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ द यूनिट सेल है। ये बहुत ज़्यादा इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज 5-6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल की क्लास होगी नेक्स्ट संडे, उसमें पूरे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल ही अब हैं जो हैं, बेसिकली वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके लिए भी आप हमको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कुछ नया पढ़ना हो तो आपको हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।